नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के शो के अंदर दोस्तों 3 बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। पहली खबर है जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में जो आग लगी है कल रात को 11:30 बजे, उसके ऊपर क्या कुछ हुआ है उसको कवर करेंगे। दूसरी खबर दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर है। इलेक्शन कमीशन ने अब उसके ऊपर डेट अनाउंस कर दी है और क्या कहा है इलेक्शन कमीशन ने बिहार चुनाव को लेकर वो आपको बताएंगे। और तीसरी खबर दोस्तों संडे की है, जहां पर संडे को ये देखने को मिला था कि ओडिशा के कटक के अंदर हिंदुओं की एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी। और फिर आप ये जानकारी लेंगे और आप जब वजह जानेंगे कि आखिर उस धार्मिक यात्रा के ऊपर मुस्लिम पक्ष ने पथराव क्यों करा, तो आप दोस्तों हैरान हो जाएंगे। लेकिन वो जानकारी लेने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर अपन अब अपनी पहली खबर की ओर बढ़ते हैं तो पहली खबर है जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल की, जहां पर देखने को मिलता है कि कल रात को 11:30 बजे वहां पर आग लग जाती है। 11:20 पर वहां पे जो पेशेंट्स रहते हैं उनके एक अटेंडेंट ने बताया मीडिया को कि मैंने सबसे पहले आईसीयू के ट्रॉमा सेंटर के अंदर, वो जो आईसीयू का डिपार्टमेंट था उसके अंदर 11:20 पे एक चिंगारी देखी थी। जब मैंने इत्तला करा जो नर्सिंग स्टाफ है उसको, तो वो बिना कुछ रिएक्ट करे वहां पर कुछ कदम नहीं उठाता है। लेकिन 11:30 बजे वहां पर आग लग जाती है। आग पहले छोटी थी लेकिन उसके बाद वहां पर जो प्लास्टिक का सामान था वो आग को पकड़ लेता है। इसी के साथ साथ आईसीयू का जो और सामान था वो भी आग को पकड़ लेता है, धुआं उठने लग जाता है और जो कंपाउंडर्स वहां पर ऑन ड्यूटी थे वो वहां से भग जाते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वो वहां से भगते नहीं तो और क्या करते हैं, आखिर वो भी इंसान है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी अस्पताल में है जहां पर आपका काम है लोगों को बचाना, वहां पर आपको एटलीस्ट पेशेंट्स को तो बचाकर निकालना चाहिए था। यहाँ पर कुछ पेशेंट्स फंस जाते हैं और जो मृतकों का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ 8 से 9 है, वो इसी वजह से मरे हैं। उनके तरफ से जो ऑक्सीजन, किसी के ऑक्सीजन छूट गई तो यानी कि किसी का ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट गया, कोई वहां पर दम घुटने से मर गया, तो कोई किसी वजह से मर गया, कोई आधा झुलस कर मर गया है। इनफैक्ट 5 से 6 जने ऐसे हैं जो क्रिटिकल हालात में इस वक्त इलाज करा रहे हैं एसएमएस के अंदर ही। तो दिक्कत यही है कि आखिर क्या वजह है। इसी के साथ साथ अगर इसके अंदर और अपडेट के अंदर देखते हैं तो आज हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट भी करने गए थे, वो ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम वहां गए थे, हम वहां पर लोगों से पूछताछ की थी तो पता चला था कि वहां पर लोगों का कहना है कि जो स्मोक डिटेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर लगे रहते हैं वो ही नहीं चल रहे थे। जी हाँ, वहां पर जो स्मोक डिटेक्टर का जो हाइड्रेटर रहता है यानी जिससे पानी छूटता है वो तो मौजूद था ही। CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो भी वहां पर मौजूद था, लेकिन उसको डिटेक्ट करने वाला सिस्टम ही नहीं लगा था, जिसके कारण ना तो पता चल पाया चिंगारी का, ना ही स्मोक का पता चला, ना ही जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के अलग डिपार्टमेंट्स को पता चल पाया और उसके कारण आग ज्यादा बढ़ जाती है। अब आग बढ़ जाती है, जब घटना हो जाती है तब सुबह सवेरे 3 साढ़े 3 बजे कर वहां पर मुख्यमंत्री और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं वो, हेल्थ मिनिस्टर वो, डेप्यूटी मुख्यमंत्री वो और अन्य अन्य नेता वो सारे वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यही है कि घटना स्थल के ऊपर तब पहुंचने का क्या मतलब जब घटना हो गई है। क्या आपने पहले इस चीज का ध्यान रखा कि आखिर हॉस्पिटल के अंदर क्या कुछ चीजें अपडेटेड है? नहीं पता चला। मेन अब धीरे धीरे कर जब खबरें सामने आ रही है, मीडिया के सामने चीजें आ रही हैं, तो ये चीज़ सामने आ रही है कि वहां पर तो स्मोक डिटेक्टर ही नहीं चल रहा था। एकदम बेसिक चीज़ है जो कि हर जगह चलनी चाहिए। लोग बाग तो अपने घर के अंदर स्मोक डिटेक्टर लगा के रखते हैं, लोगों के घरों के अंदर स्मोक डिटेक्टर चल जाता है। लेकिन एसएमएस हॉस्पिटल जो कि राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर स्मोक डिटेक्टर ही काम नहीं कर रहा, वो भी आईसीयू ट्रॉमा सेंटर के अंदर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा कि आप सबसे पहले वो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो हम वहां पर गए थे और विनम्र कुलवाल उस ग्राउंड पे मौजूद थे। उन्होंने तमाम चीजें देखी और उनको क्या लगता है, उन्होंने ग्राउंड पे जो देखा उससे उनको क्या लगता है, आप वो सुनिए पहले। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जो है एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं। ये वही जगह है जहां पर कल रात को सरकारों की लापरवाही के तहत जो है 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इस दौरान आप किस सरकार को कोसना पसंद करेंगे? अशोक गहलोत की सरकार को, क्योंकि अगर वो आपकी आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठते हैं, फिर भजनलाल सरकार को, क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठते हैं। क्योंकि सरकारों को तो काम है आना जाना, मंत्री तो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कितने मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने एसएमएस हॉस्पिटल का रिवैल्यूएशन करवाया है? कितने मंत्री ऐसे हैं जो यहाँ पर आके रेगुलरली विजिट करके गए हैं? कितने मंत्री ऐसे हैं जो यहाँ पर आके काम करने के लिए आतुर रहते हैं? ये मंत्रियों के घर भी तो सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी आवास होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं। यहाँ पर तो आग नहीं लगती, यहाँ पर तो शॉर्ट सर्किट नहीं होता, यहाँ पर तो छत नहीं गिरती। लेकिन हर बार राजस्थान के अंदर स्कूल कैसे ढह जाती है, स्कूल का छत कैसे ढह जाता है, एक हॉस्पिटल जिसके अंदर लाखों मरीज एडमिट हैं उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो कैसे जाता है? ऊपर से लेकर नीचे हर एक अधिकारी को पकड़ना चाहिए, उससे सवाल पूछना चाहिए, उसको दंड से कड़े कड़ा दंड देना चाहिए और उसको ये
पता होना चाहिए कि आगे से अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा, क्योंकि कौन सी सरकार इसके अंदर लाइबल है ये आप तय करें, करंट या पिछली। क्या पिछली सरकारों के अंदर ये काम हो रहे थे, क्या उन्होंने रीवैल्यूएशन किया था, क्या करंट सरकार इतनी नकारात्मकता, इतनी शांति से बैठी हुई है कि उनके फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या यहाँ पर प्रदेश में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कूल के अंदर यहाँ पे स्कूल ढह जाते हैं, स्कूलों की छत ढह जाती है, हॉस्पिटल के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं तो सोचिए छोटे मोटे सरकारी क्लिनिकों की क्या हालत होगी। आपने ये सारी बातें सुन ली, ये सारी बातें वही हैं जो एक आम आदमी भी सोचता है, ये सारी बातें वो हैं जो एक आम व्यक्ति, जो एक आम पत्रकार जब किसी घटनास्थल पर जाता है और वहाँ पर देखता है तो सोचता है। क्या ये तमाम बातें हमारे देश के नेताओं को, जो राजस्थान के नेता हैं, उनको समझ नहीं आती? इस घटना के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, इन सब ने बात करी है। इसी के साथ साथ जो अन्य न्यूज़ चैनल है उनको भी इसके अंदर काम मिल गया और उन्होंने इन चीज़ों को कवर करा है। लेकिन दिक्कत ये है, जो विनम्र कुलवाल अपनी वीडियो में बता रहे हैं, विनम्र ये तो बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कभी तो जर्जर हालत हो जाती है स्कूलों की, कभी भवनों की जर्जर हालत हो जाती है, कभी हॉस्पिटल में आग लग जाती है। विनम्र कुलवाल ने वीडियो के अंदर बोला कि ना तो मंत्रियों के घरों की हालत जर्जर जैसे होती है, ना ही उनके घरों की रूफटॉप गिरती है, ना ही उनके घरों में आग लगती है। ये सारी चीज़ें उन्हीं जगह होती है जहाँ पर आम जनता होती है, और आम जनता वो है जो इन नेताओं को चुनकर बैठाती है। तो आप देख सकते हैं जो विडंबना की जो चेन है वो किस तरीके से घूम रही है, बार बार घूमती जा रही है। इसके ऊपर आगे आगे क्या कुछ होता है उसको लेकर हम आएंगे आपके पास। लेकिन अब चलते हैं बिहार चुनाव के अंदर। बिहार चुनाव के अंदर दोस्तों ये देखने को मिलता है कि अब इलेक्शन कमीशन ने अब अपनी डेट अनाउंस कर दी है कि वो बिहार के अंदर चुनाव कब कराएंगे। सबसे पहली बात इलेक्शन कमिश्नर ने जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करी है वो बात यह है कि उन्होंने बिहार चुनाव को मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस बताया है, और इसका मतलब वो ऐसा कहना चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर इस बार। और इनफैक्ट उन्होंने ये तक बताया कि बिहार के अंदर जितने मतदाता हैं उतने तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने जोर डाला है यहाँ पर जो सरकारी ऑफिशियल्स काम करने वाले हैं और उनकी संख्या है 8.5 लाख। बिहार में होने वाले आज तक के चुनाव के अंदर इतनी बड़ी संख्या नहीं आई है जितनी इसके अंदर आई है। इसी के साथ साथ उनके अगर अपन डेट की बात करें तो बिहार के अंदर चुनाव 2 फेज के अंदर होंगे। पहला फेज होगा 6 नवंबर को और दूसरा फेज होगा 11 नवंबर को। 5 दिन का फासला है और इस बीच वहां पर चुनाव होंगे। इसी के साथ साथ 14 नवंबर को वहां पर फाइनल काउंटिंग हो जाएगी और 14 नवंबर के बाद जब फाइनल काउंटिंग हो जाएगी तो उसके बाद निर्णय भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब खेल है अब सिर्फ और सिर्फ नवंबर के महीने का। और अब देखना यह होगा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज का जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस लेवल पर होता है। आखिर बीजेपी कितनी सीट्स पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती है और नीतीश कुमार कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, वो अब धीरे धीरे करके सामने आने लगेगा। साथ साथ ये चीजें भी सामने आने लगेगी कौन सी सीट पर कौन सी जाति के नेता को लोग चुनकर, जो इनके नेता हैं वो चुनकर उतारते हैं। उसके बाद ये देखना रहेगा कि जनता किनको चुनती है। तो यही चीज इसकी चेन रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए बात यह है कि बिहार के अंदर जो चुनाव होने वाला वो बड़ा ही भव्यशाली चुनाव होने वाला है। इससे पहले ज्ञानेश कुमार जो भारत के इलेक्शन कमिश्नर है उनके ऊपर राहुल गांधी ने तमाम तरीके के बुनियाद लगाए थे और उनके ऊपर बातें छेड़ी थी कि ये तो वोट चोरों को बचा रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं और आगे चलकर इस चुनाव के अंदर क्या रहता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन साथ साथ हम चलते हैं अब ओडिशा के कटक के अंदर। संडे को दोस्तों वहाँ पर होता क्या है, दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस निकल रहा होता है। अब ये जो जुलूस होता है वो कहीं से भी निकल सकता है। देखिए भारत के अंदर खूब सारे हिंदू रहते हैं और खूब सारे मुसलमान रहते हैं, खूब सारी भी जैन भी रहते हैं, खूब सारे अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। कोई कहाँ जाएगा, कैसे निकलेगा, क्या ये इन लोगों को पता है? नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं बता रखा। आप अगर हिंदू हैं तो क्या आपको किसी ने बता रखा है कि आपको कौन से क्षेत्र से निकलना है या कौन से क्षेत्र से नहीं निकलना है? पूरा का पूरा भारत आपका है, आप कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, कोई भी कहीं भी पाबंदी नहीं है। क्या सिख धर्म के व्यक्ति को क्या ये बताया गया है कि आप इस पर्टिकुलर जगह से तो जा सकते हैं और इस पर्टिकुलर जगह से नहीं जा सकते? क्या ऐसा कहा गया है? नहीं कहा गया है। लेकिन ये जब हिंदुओं की यात्रा निकलती है, दुर्गा विसर्जन पूजा की जो ये जुलूस निकलता है, ये जुलूस एक रास्ते से निकल रहा था। कटक के एक रास्ता है, कटक के अंदर एक रास्ता है दरगाह बाजार, उस दरगाह बाजार से जुलूस निकल रहा था और वहां पर मुसलमानों ने अचानक से आपत्ति जता दी। मुसलमानों ने कहा कि सबसे पहले आपत्ति जताई लाउड स्पीकर के ऊपर। जिस धर्म के अंदर 5 वक्त की नमाज जोर जोर से लाउड स्पीकर में पढ़ी जाती है, वो धर्म के लोग कह रहे हैं कि हमको लाउड स्पीकर से दिक्कत है। कब दिक्कत है? रोज रोज दिक्कत नहीं है, 5 वक्त डेली के 5 वक्त कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन दिक्कत है। कब दिक्कत है? जब दुर्गा पूजा की जो विसर्जन की जो जुलूस निकलती है उस दिन दिक्कत है, उस दिन इनको दिक्कत होती है। और जब दिक्कत से आपत्ति जताई जाती है, फिर थोड़ा सा मनमुटाव होता है, वहां पर बातचीत हो जाती है, तब अचानक से जब वो जुलूस आगे बढ़ता है तब अचानक से इस जो दरगाह बाजार है यहाँ पर जो घर मौजूद थे इन घरों की छतों के ऊपर से पत्थर फेंक दिए जाते हैं। तो आप खुद सोचिए
कि ये सब चीज़ें क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि अगर आप एक हिंदू हैं, अगर आप एक सिख हैं, अगर आप एक मुसलमान हैं, अगर आप एक जैन हैं, तो क्या कभी आपको किसी ने इस भारत के अंदर ये कहा है कि आप इस पर्टिकुलर जगह से तो निकल सकते हैं और इस पर्टिकुलर जगह से नहीं निकल सकते। तो आज इस घटना के अंदर हिंदुओं को ऐसा क्यों कहा गया कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते हैं और आपको दूसरा रूट लेना चाहिए था। ये बातें इसके अंदर कही गई थी। और सबसे पहले ये क्यों कहा गया था कि आप लाउड स्पीकर के अंदर कुछ बजा नहीं सकते, जब इनको ये नहीं कहा जाता, जब कहीं पर भी भारत के अंदर अलग अलग जगह आपत्ति जताई जाती है कि लाउड स्पीकर के ऊपर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्या ये मानते हैं? नहीं मानते हैं, तो इनको पढ़ने दिया जाता है। कुछ राज्य हैं जहां पर पढ़ने दिया जाता है, कुछ राज्य हैं जहां पाबंदी कर दी जाती है, और कुछ में से सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य है जिसके अंदर पाबंदी कर दी जाती है, वो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के भी कुछ ही जिले हैं जहां पर पाबंदी होती है। राजस्थान के अंदर आज खूब सारे गांव है, झुंझुनू एक गांव है, झुंझुनू एक जिला है। झुंझुनू के जिले के अंदर खूब सारे ऐसे गांव है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा बिरमी मिरवास का। इस गांव के अंदर मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। सुबह 5 बजे यहाँ पर मुल्ला जी बोलने लगते हैं और वो बड़ी ही जोर जोर से बोलते हैं। कुछ लोगों को इससे आपत्ति होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो मुल्ला जी हैं, यानी मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, वो हिंदू कहते हैं कि हमारे जो बिरमी के जो मुल्ला जी हैं वो बड़े ही सुरीली बोलते हैं, इनके जैसे तो कोई बोलता ही नहीं। किसी को आपत्ति होती है, किसी को आपत्ति नहीं होती। जो लेट उठने वाला होता है उसको आपत्ति हो जाती है, यानी कि दिक्कत तो किसी को भी हो सकती है। लेकिन उस दिक्कत को तो वो जो व्यक्ति है जिसको हो रही है, जिसको लेट उठने की आदत है गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर, वो तो आराम से उसको एक तरीके से टैकल करता है, लेकिन कभी भी पत्थर नहीं फेंकता जाकर। लेकिन कटक के अंदर पत्थर फेंका जा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर दिशा कौन सी जा रही है, देश की दिशा कौन सी जा रही है। जब आपत्ति जताई जाए तो पूरी तरीके से जताई जाए। अगर लाउड स्पीकर पर आपको एक जगह आपत्ति है तो आपको अपने खुद के 5 वक्त के लाउड स्पीकर्स को नीचे कर देना चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे आपत्ति है। तो ये जो सर्कल है ये घूमता जा रहा है और ये सर्कल घूमता हुआ सही नहीं लग रहा है। आपकी क्या राय है? जो एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर हुआ, प्रशासन द्वारा जो लापरवाही बरती गई, वहां पर सोच सकते हैं इसकी स्मोक डिटेक्टर ही नहीं चल रहा है, ऐसी लापरवाही बरती जा रही है। और जो कटक के अंदर हो रहा है उसके ऊपर और बिहार इलेक्शंस के ऊपर आप क्या कुछ सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद जय भारत, हमें सब्सक्राइब कीजिए।